की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को राजभवन में संपन्न हुआ। इसके लिए 31 मंत्रियों की लिस्ट देर रात ही फाइनल हो चुकी थी। मंगलवार को लिस्ट में शामिल मंत्रियों ने समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव शामिल है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। तेज प्रताप यादव वन व पर्यावरण मंत्री बनाए गए। महागठबंधन की पिछली सरकार में तेज प्रताप के पास रहा स्वास्थ्य विभाग, इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है। शपथ लेने वाले 31 मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड, जदयू के 11, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 16, कांग्रेस के 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री का फॉर्मूला बनाया गया। वहीं एक निर्दलीय को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। छूट गए बड़े चेहरों को अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जानी है। खूबी ढंग से हम लोग करेंगे और साथ ही बिहार के लोगों का आगे बढ़ाने का और बिहार को किस प्रकार से विकसित राज्यों में जोड़ने का जो हम लोगों का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। इस विभाग में सर कई सारी रिक्तियां हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। अरे भाई क्यों चिंता करते हैं? जब गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान नहीं किया था, वो मोहर लगाया था, वो होना तय है। हम तो पहले भी आप लोगों को बोले थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, उसमें क्या आप लोगों को हड़बड़ी है? आप लोग तो 2 साल भाजपा का लोग बर्बाद कर दिया, तो कभी पूछते ही नहीं थे कि रोजगार के बारे में, खाली हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के बारे में पूछते थे। शपथ ग्रहण के पहले आरजेडी और जेडीयू के बीच गृह विभाग को लेकर फंसा पेच भी सुलझा लिया गया। हमेशा की तरह गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा। नीतीश कुमार को गृह के अलावा सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वैसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं मिले हैं, बदले में आरजेडी के खाते में विधानसभा अध्यक्ष का पद गया है। मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्हें वन व पर्यावरण मंत्री बनाया गया। महागठबंधन की पिछली सरकार में स्वास्थ्य विभाग तेज प्रताप के पास था, जो इस बार तेजस्वी यादव के पास गया है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास तथा ग्रामीण कार्य के 4 विभाग दिए गए हैं। तो हमारी ये उपलब्धि है ना कि आज जो सोए हुआ जो पत्रकार था, जो हिंदू मुसलमान की बातें करता था, आज कम से कम जो असल इशू है रोजगार का, उस पर चर्चा चल रही है। तो ये तो हमारी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्री है, कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल कोरोना होता है उसका भी इलाज कर देंगे, उसका भी इलाज के लिए कुछ सोचेंगे? कौन लोगों को? आप लिस्ट दीजिए ना, उस पर विचार करके आपको बता देंगे। जिसको इन लोगों को दिख रहा है कि रोजगार की बातें या अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। अच्छी बात है, हमसे पूछिए ना, रोजगार के बारे में पूछिए। सवाल जितना पूछना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे हम लोग अलर्ट होंगे, विभाग अलर्ट होगा, पदाधिकारी अलर्ट होंगे, यही तो बात है। लेकिन आप हेट्रेड पैदा मत करो, आप समाज में जहर मत बो, आप भाई को भाई से मत लड़ाओ। जब पीस है तब प्रॉस्पेरिटी है ना, और जब सवाल विपक्ष है तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग तो विपक्ष को ही खत्म करने में लगे हुए।
यानी ही लोकतंत्र को ही, डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे, तो इससे काम चलने वाला है नहीं। दरभंगा जिला के वार्ड संख्या 1 के भावी प्रत्याशी पप्पू खान ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि 14 अगस्त की सुबह 7 बजे लगभग अली नगर के निवासी आमिर अली उर्फ राजा ने उनके मोहल्ला में ही कई लोगों के साथ उन्हें घेर लिया और कहा कि वो इस बार नगर निगम का चुनाव नहीं लड़े। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें गोली मरवा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार को लेकर भी धमकी दी गई। वहीं पप्पू खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि आमिर अली उर्फ राजा ने यह भी कहा है कि उनके बेटे को उठाकर सोभन नदी में फेंकवा दिया जाएगा। पप्पू खान ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए आगे ये भी कहा कि कुछ दिन पूर्व उनके घर के निर्माण में बाधा बना और रंगदारी के लिए 25,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके एवज में पप्पू खान ने 15,000 आमिर अली को दिया। पप्पू खान ने आगे यह भी आरोप लगाया कि गणेश शाह मोहल्ला नीम पोखर के निवासी से लगभग 70 लाख रुपए आमिर अली उर्फ राजा ने ठग लिया, जिसकी शिकायत गणेश शाह अभी तक नहीं किए। इस संदर्भ में पप्पू खान विश्वविद्यालय थाना को एक आवेदन पत्र सौंपा और आमिर अली उर्फ राजा पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जी प्रेस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि लोग गरीब खाना पे आप लोग आए। हम उस लायक नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर पे आकर के आप इतना मदद कर रहे हैं हमारा। मैं इसलिए बुलाया हूँ कि इलेक्शन का समय है, चुनाव का, और हमेशा एक दूसरे के ऊपर लोग लगा रहता है। हम लोग तो कभी किसी पे लगे नहीं, सबका अपना अपना काम है, कर रहा है। मगर मैं जहाँ अभी जैसे पूरे वार्ड में का पूरे दरभंगा ज़िला में आप लोग के माध्यम से लोग जान रहा है कि पप्पू खान वार्ड नंबर 1 में नंबर 1 पे है, और यही इस दफ़ा वार्ड पार्षद इनकी पत्नी रहेगी। और हमको सब धन्यवाद भी करते हैं। पहले से सब कहते हैं कि पार्षद साहब आप हो गए, हम वादा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, विश्वास दिलाते हैं सब। तो इसी सब लेकर के अभी मोहल्ला में, गांव समाज में यही चल रहा है, एक दूसरे को सब फंसाने का काम कर रहा है। जैसे अभी एक हमारे राजा भाई अली नगर में, वो भी जो है अभी क्या हुआ है कि देखिए एक घर बनाए यहाँ पे, 15,000 रुपया वो रंगदारी हमसे लिए हैं। जो घर की छज्जी निकालेंगे 1 फीट, तो उसके लिए 2500 रुपया देना पड़ेगा। तो कितना हाथ पैर जोड़ करके मैं उनको 15,000 रुपया देके छत ढलैया करवाया। उसमें नूर इस्लाम साहब भी थे, सब साथ में रह करके। और राजा भाई जो अभी प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, वो तो है नहीं, 3 गो उनको वाइफ भी है, और उनका छवि भी थोड़ा बहुत अलग सलग है, जो लोग जानता है कि इनका छवि कैसा है। मगर मैं उतना नहीं बोलना चाहूँगा, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर हमारे ऊपर जो लोग लगा हुआ है, राजा भाई भी बोले कि इलेक्शन लड़ोगे तो तुम्हारा खैर नहीं है, तुम छत ढलैया करा लो और 2500 रुपया दो, और तुमको 25,000 मैं उनका वीडियो दूंगा, मैं वीडियो बना लिया उसको देते। तो 25,000 नहीं दिया, मैं 15,000 रुपया दिया उनको, जो गिना भी है उसका वीडियो बना लिया। और राजा भाई हमको हमेशा कहते रहते हैं कि तुम बैक हो जाओ, तुमको अगली दफ़े मौका देंगे, इधर हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग से आगे टक्कर नहीं लो। उधर पे लाला भाई से टक्कर लिए थे तो देखिए क्या हुआ। तो इससे पहले भी हमारे साथ दुर्घटना हो चुका है, जो जानलेवा हमला आप लोग के माध्यम से पूरा दरभंगा जिला जानता है। ये वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़ी थी हमारी पत्नी तबस्सुम खातून, उसी समय में उन लोग का मंशा था कि इलेक्शन नहीं लड़े। इलेक्शन जीतने के बाद भी जानलेवा हमला हुआ, मैं उसको भूल गया। मैं ऐसे केस चल रहा है, मैं वो सब जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मगर मैं एक अच्छी ज़िंदगी काट करके लोग जनता के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, जो जनता का सेवा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी आप लोग को बोल दिया हूँ कि विकास का गंगा बहा देंगे वार्ड नंबर 1 में। अब विकास का गंगा नहीं बहा तो मैं अपना घर जमीन बेच के नहीं, मैं गरीब गुरबा को वार्ड नंबर 1 के फ्री में दे के चला जाऊँगा। 2022 में विकास का गंगा नहीं बहा दो। अभी क्या असुरक्षा महसूस हो रही है आपको? हमको थोड़ा डर हो रहा है कि जैसे लोग एक दूसरे को अभी फंसाने का कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे जान लेने का। कि हमको राजा भाई बोले कि तुम इलेक्शन लड़ोगे तो कुछ भी हो जाएगा, तुमको हम उठवा लेंगे और हत्या करवा देंगे। क्या मांग करते प्रशासन? हम तो जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि एक हमको बॉडीगार्ड दिया जाए, और नहीं तो इसको जांच करके जो
अपराधी टाइप का आदमी है उसको सजा दिया जाए। लिखित आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी नहीं जाऊँ मैं, अभी जा रहा हूँ, लिखा करके मैं रख लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं देने के लिए उसको। सरस्वती शिशु मंदिर पंचोब दरभंगा विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दीनानाथ सिंह और विद्यालय के सभी सम्मानित सदस्यों ने भारत माता पूजन और दीप जलाए। वही झंडोत्तोलन पंचोब के सम्मानित अभिभावक विद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष उदय शंकर चौधरी उर्फ वकील यादव के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गान, झंडा गीत, शारीरिक प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अंत में विद्यालय की ओर से सभी लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं पुरस्कार की व्यवस्था पुरातन कुमार विक्रम मिश्रा ने अपने सौजन से किया। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य अभिभावकों में नागेंद्र चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, दिगंबर मिश्रा, राम सागर चौधरी, मिहिर चौधरी, मुकुंद कुमार, राम सागर, विकास कुमार और विद्यालय के आचार्य प्रकाश कुमार आदि लोगों ने अपना योगदान दिया। इस विद्यालय में शिक्षा संस्कार के साथ ही साथ सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय मुख्य भवन परिसर में ध्वजारोहण करते हुए कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह विचारों, संस्कारों और विविधता में एकता का देश है। यदि हम अपने अच्छे इतिहास का स्मरण करें तो सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और संस्कार युक्त भारत की कल्पना साकार होगी। भारत सभी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करे और विश्व गुरु बने, इसकी वो कामना करते हैं। यह सबको शिक्षा दीक्षा दे सके। आज भी भारत श्रेष्ठ माने जाने वाले देशों में एक है। इस गौरव को सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। आज हमारी कल्पनाएं साकार हो रही हैं और घर घर झंडा लहरा रहा है। पीछे रहा ना हो भाई साहब, तेरी भला।
विश्वविद्यालय की आज की तारीख में भी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के बाद विश्व को देने की ताकत में है, विश्व को देने के स्थान पर। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा संकट जो आया कोरोना के नाम पे, उस कोरोना काल में 200 करोड़ का टीका, इससे ऊपर का टीका भारत में लगा और इससे कई गुना ज़्यादा जो दूसरे विश्व के देश हैं वहाँ भेजा भी गया। ये आत्मनिर्भरता दिखाती है कि कितनी ऊर्जा भारत के पास है, कितनी ताकत भारत के पास है। हम किसी देश के बारे में हमारी ऊर्जा मिल करके प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, सभी विभागों के संकायों के डीन, विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक साथ सकता है, हमें महत्व नहीं दिला सकता है। कुछ भी अगर हमें महत्व दिलाता है, हमारी पहचान बनाता है, तो हमारा कर्म है। और ये संयोग से नहीं होता है, ये संयोग से नहीं होता है, ये कभी भी संयोग से नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब हों तभी संकाय के छात्र छात्राएँ, एनसीसी के कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, सभी कर्मचारी साथी यहाँ पर जनसमूह, इसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के कर्मी भी शामिल हैं, पदाधिकारी भी शामिल हैं, सरकार के आप सबको, पत्रकार मीडिया के साथियों को भी, आप सभी को भारत के इस उत्सव की, महोत्सव की, 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके अगले वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्षों के काल को अमृत काल के रूप में रेखांकित किया है। जाहिर सी बात है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो संघर्षों की कहानी थी समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन में तमाम सारे संघर्षों के बाद अमृत निकला था, जो आज संदेश दे रहा है पूरे विश्व को कि भारत कहाँ पर पहुँच सका है, विश्व गुरु कैसे बना है, अपने संदेशों को पूरे विश्व में कैसे फैलाया है। जाहिर सी बात है, ये 25 वर्ष आगे आने वाला इसी तरह का कुछ संदेश देगा, इसी तरह के भाव को पैदा करेगा। हम सब उसके साक्षी बनेंगे आने वाले 25 वर्षों में। बहुत सारे लोग उस 25 वर्षों को पूरा करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 25 वर्षों में कुछ वर्ष साथी रहेंगे। जाहिर सी बात है, हम सब अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत की आज़ादी अपने आप में जिस तरह का कॉन्सेप्ट है वो सब जगह काम आता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आज़ादी का महत्व ना होता, क्योंकि सारी बातें भारत की जो भी चीज़ें थी वो उसकी विचारधारा से थी, विचार तत्व से। ये तत्व जो विचार से संबंधित है, वो तत्व जो विचारों को पैदा करता है, मन में उलझन लाता है, मन में संघर्ष लाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, विजेता बनाता है। तो पूरा करने के बाद विजेता बनाता है, और विजेता बनने के बाद हम जो भी चाहते हैं वो सब हम हासिल करने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। जाहिर सी बात है कि 25 वर्ष का ये काल हमारे उन सारे तत्वों को, जो भारत का विचार तत्व है उसकी प्रधानता को लेकर के चलेगा। उस विचार तत्व से बहुत सारी बातें जो हम संघर्ष के रूप में अनहोनी समझते हैं, अपूर्णनीय समझते हैं, वो सब उसके नाते हमें बहुत सहजता से और बहुत ही सजगता के साथ प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, ये सारा काल जो आज़ादी हमें मिली है, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस आज़ादी को दिया है, वो सहज नहीं है। जब हमें किसी काम में दायित्व को मिलता है, हम उस दायित्व को निभाना चाहते हैं, तो तमाम सारे संघर्ष उस दायित्व को निभाने में बनते हैं। और दायित्व को निभाने में बोध ये होता है, दो तरह की विचारधारा चलती है। एक तो ये चलती कि हमें अधिकार दीजिए तब हम काम करेंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं कोई अधिकार की ज़रूरत नहीं है, जो काम वास्तव में हम कर सकते हैं वो सारे अधिकार हमारे लिए प्राप्त हैं, हमें मिले हुए। जब ये संघर्ष हम करते हैं कि पहले अधिकार होगा या पहले कर्तव्य होगा, तो जाहिर सी बात है जो भारत का दर्शन है वो कर्तव्य की प्रधानता का देश है, एकता का देश है। तो जाहिर सी बात है हमें कर्तव्य हमारे नंबर 1 पर आते हैं। जिस दिन कर्तव्य नंबर 1 पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद हम अधिकारों की मांग करना छोड़ देंगे, क्योंकि कर्तव्य करने के बाद वो अधिकार अपने आप आते हैं, क्योंकि संघर्ष के बाद एक ऊर्जा मिलती है, वीरता का बोध होता है। ऐसे
हिंदुस्तान के सभी जनताओं को दिल से 15 अगस्त की मुबारकबाद। और गाइस आज चलेंगे राइजिंग किड्स प्ले स्कूल, देख रहे हैं भीमबाड़ में ये वाला सामान, और चलेंगे अभी और देखेंगे आज 15 अगस्त है, वहाँ फंक्शन सब है, छोटे छोटे बच्चे सब आए हुए हैं, चलिए चलते हैं।